अभी, क्योंकि ये सप्ताह का अंत है इसलिए ये भी एक स्पेशल एडिशन है। आपको बताएंगे कि आखिरकार बंगाल में इस बार हमारे स्पेशल सर्वे में जो हमने सी वोटर के साथ किया है उसमें क्या है आंकड़े, कौन देखना चाहती है जनता जिसे मुख्यमंत्री के रूप में, और इसके अलावा क्या होंगी इस बार इस चुनावी दंगल की खास बातें। चलते हैं स्टूडियो अखिलेश के पास जो आपको बताएंगे क्या है खास इस सर्वे में। शुक्रिया मनोज्ञा आपका। तो अपने दर्शकों को हम बताते हैं कि हमने क्या क्या सवाल पूछे थे और लोगों की राय क्या है, बंगाल का मूड क्या है वो जानने का हमने प्रयास किया है। क्या टीएमसी ममता के नाम पर चुनाव जीत पाएगी? हां 45% लोग कह रहे हैं, नहीं कहना है 43% लोगों का, 43% लोगों का, जबकि कह नहीं सकते वाली स्थिति में 12% लोग हैं, यानी 12% लोग हैं। तो क्या टीएमसी ममता के नाम पर चुनाव जीत पाएगी? इसके जवाब में लोगों की राय हमने आपको बताई। इसके अलावा सवाल हमने यह भी पूछा कि क्या बंगाल में रथ यात्रा बीजेपी को सत्ता दिलाएगी? 45% लोग यानी 45% लोग हां कहते हैं, जबकि 43% लोग, 43% लोग नहीं कह रहे हैं, और 12% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कह नहीं सकते, यानी इस मसले पर उन्होंने अपनी राय जाहिर नहीं की। मनोज्ञा, आप वहां पर लोगों से इन सवालों पर बातचीत कर सकती हैं। बिल्कुल, चलते हैं उन लोगों के पास जो इस बार बड़े किरदार में होंगे। हमारे साथ है विवेक गुप्ता, पूर्व सांसद, तृणमूल कांग्रेस प्रवक्ता भी हैं, लेकिन इस बार क्या कहेंगे इन आंकड़ों को देखकर विवेक जी? कम से कम 45% तो बोल रहे हैं। हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी की विश्वास माना जाए तो वो तो ऑलरेडी सत्ता में आ ही चुके हैं। नहीं, मुझे लगता है ये आंकड़े सर्वे है, सर्वे को एक चुटकी में जैसे नमक लिया जाता है वैसे लेना चाहिए। मुझे लगता है दीदी को इससे बहुत ज़्यादा अधिक मत मिलेगा और दीदी बहुत कंफर्टेबली, बहुत आराम से दीदी जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हैट्रिक बनाएगी। हमारे साथ है जोई। जोई लेखिका हैं, उसके साथ साथ कविताएं लिखती हैं, महिलाओं के लिए उन्होंने कई बार आवाजें उठाई हैं, और निखिल जी भी हैं। डॉक्टर निखिल इस समय बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आंकड़ों में तो लग रहा है हवा गुल हो रही है कि कम हो रही है? जी नमस्कार, मैं यही कहना चाहूंगा कि हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ते हैं, जनता की रोके राह समय में ताव कहां, वो जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। देखिए, आपका ये सर्वेक्षण है और इस सर्वेक्षण से यह विदित होता है कि 2011 में जिस परिवर्तन की बुनियाद पर दीदी आई थी, उस परिवर्तन को परिवर्तित करने का निर्णय पश्चिम बंगाल की महान जनता ने ले लिया है। आपने देखा कि 45% से ज्यादा लोग जो कि रथ यात्रा के माध्यम से परिवर्तन आएगा इसको स्वीकृत करने के लिए अग्रसर हुए हैं। यह बहुत बड़ी घटना है, जहां कि हमारे 3 एमएलए हुआ करते थे पिछले चुनाव में, और हमारा वोट परसेंटेज 3 से 8 और अब करीब 42-43% पिछले लोकसभा में जा चुका था। मोदी जी चेहरा थे लोकसभा में, दीदी के खिलाफ बंगाल में चेहरा कौन है? देखिए, पंचायत चुनाव में तो मोदी जी चेहरा नहीं थे, हम लोग अपने बलबूते पे लड़े थे, तब दीदी ने 33% से ज्यादा सीटों पर हमारे कैंडिडेट्स को उतरने नहीं दिया। उसके बाद जब लोकसभा चुनाव हुआ, उत्तरोत्तर हमारा संगठन व्यापक हुआ है। आज सारे बूथों पर हमारे कार्यकर्ता हैं, और आप देखिए हमारे रैलियों में कितनी भीड़ें हो रही हैं, और जिस तरह से तृणमूल के जो सत्ता शीर्ष पर बैठे हुए लोग जिस तरह से हताश हो रहे हैं, वो इस बात का द्योतक है। और राजनीतिक हिंसा भी इस बात को इंगित करती है कि हमारा कैडर जो है उसमें पूरी तरह जोशो खरोश भरा हुआ है। त्रिपुरा में भी हम पहली बार सत्ता में आए, और इस तरह नहीं है। 60 सीटें थी, यहाँ 294 हैं। वहां मानिक सरकार की सरकार थी, कई सालों तक थी। यहाँ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। हल्के में ले रहे हैं क्या बीजेपी? वो तो बीजेपी जवाब दे पाएगी वो हल्के में ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। हम किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेते, खासकर जनता के मत को। बीजेपी के कुछ लोगों से बात किया जाए तो ऐसा आभास होता है कि वो जनता के मत को हल्के में जरूर ले रहे हैं। उनको लगता है कि जनता ने उनको चुनी लिया। हम ऐसा कुछ भी नहीं करते। हम अपने डेवलपमेंट पे, हमारे काम को, 10 साल को जो दीदी ने काम किया उसको लेकर लोगों के पास जाएंगे, लोगों को उनको बारे में बताएंगे, और जनता जनार्दन, हमको लगता है जनता का आशीर्वाद रहेगा। दीदी के साथ उनका प्रेम है, दीदी के साथ एक अलग ही रिश्ता है उनका। अलग रिश्ता है जो आप बंगाल में हैं। मुझे एक बात बताइए, बंगाल में बंगाल की ही अस्मिता के लिए लड़ाई हो रही है। तृणमूल कांग्रेस ने आज अपना नया कैंपेन लॉन्च कर दिया, ये कहकर कि जो भी हो बंगाल का ही हो। बड़े सटीक शब्दों में लिखा है। आप शब्दों में महारत हासिल करती हैं, क्या कहेंगी इस पर? Bengal, when you think of Bengal, you think of Ma Durga and Mamata. So we support, in Bengal, we support women, we support people who are supporting women, and we support things who are such as keep in Bengal. So any party which
proclaims that we are going to keep in Bengal, we are going to make in Bengal, we are going to keep everyone safe here in Bengal, that is the party, that is the person. क्या वो 3 बातें होंगी जो आप ध्यान में रखेंगी? हिंदी में बताइएगा, क्या वो 3 बातें होंगी जो आप ध्यान में रखेंगी इस बार आपके लिए मुद्दे होंगे चुनाव में? इस बार मुद्दा होगी चुनाव में सेफ्टी, विमेन सेफ्टी, जहां महिला लोग के लिए कोई लड़ रहा है. द बेस्ट पार्ट अबाउट ममता बनर्जी इज दैट वो एक महिला है और महिला होके महिला के लिए वो फाइट कर रहा है. इससे बड़ा क्या होगा? और बंगाल में एवरीथिंग जो एसेंस है, हम लोग का जो आइडियोलॉजी है, एथिक्स है, सब में ही ना सबसे फॉरमोस्ट होता है ममता. एंड नॉट नेम वाइज, ये तो पन हो रहा है नेम में, मगर एक्चुअलिटी में जो भी सॉफ्टर साइड हो, वी वांट अ बेटर प्लेस फॉर ह्यूमन. आप तो कुछ और ही सुर लापते रहते हैं. बीजेपी कहती है यहाँ कोई सुनता नहीं है, महिलाओं पर इतना अत्याचार हो रहा है. कौन सा, कहाँ है ये? देखिए, इस सरकार की रेटिंग करने के लिए अगर कोई मुझे कहे तो अंग्रेजी का अल्फाबेट में सी बोलूंगा. एकदम सी ग्रेड की सरकार है. क्यों? क्योंकि हम अगर मुद्दों का विश्लेषण करें तो सी से देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है करप्शन और जिससे कि रिलेटेड है तोलाबाजी. यहाँ गांव-गांव, घर-घर में अगर आप कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, उसके लिए ईंट बालू गिट्टी करना चाहते हैं तो उसमें करप्शन है. दूसरा, कोलैप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. पूरी तरह जिस तरह हमारे 130 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है और जिस तरह पाड़ा में एक तरह से हिंसा के कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है, वो है. इसके अलावा जो कंप्लीट कोलैप्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसकी बात है. कोलैप्स ऑफ हेल्थ केयर मैनेजमेंट है. और मैं ये भी कह दूं, 5 लाख का बीमा दे दिया है पूरे बंगाल की जनता को. आप कह रहे हैं कि हेल्थ कोलैप्स हो गया है. वही मैं कह रहा हूं ना, कोलेटरल डैमेज मेरा अगला पॉइंट था. कोलेटरल डैमेज किसको हुआ? तो आयुष्मान भारत के माध्यम से जो हमारी जनता को लाभ होना चाहिए था. जब केंद्र सरकार पैसे देने के लिए तैयार है तो आप एक्स्ट्रा उसमें 3 लाख क्यों दे रहे हैं? उस 3 लाख रुपए का आप स्वास्थ्य बीमा दे दीजिए. जो हमारे 70 लाख किसान भाइयों को आपने किसान सम्मान निधि में 8400 करोड़ रुपया आपने नहीं दिया, तो केंद्र से युद्ध की जो नीति आपने अपना रखी है, इससे जनता का तो बेहद नुकसान हुआ है. इन सभी बातों को जनता देख रही है. इनका आरोप है कि भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है. आपको बताएंगे हमारे ओपिनियन पोल के आंकड़े की आखिरकार क्या भ्रष्टाचार सच में ऐसा कोई मुद्दा है? चलते हैं सीधा स्टूडियो. बिल्कुल मनोगिया, अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं हमारा अगला सवाल क्या था. कई सवाल हमने पूछे हैं. बंगाल का मूड क्या है उसे हमने समझने का प्रयास किया है. पश्चिम बंगाल चुनाव का सबसे प्रमुख मुद्दा क्या? बेरोजगारी कह रहे हैं 35% लोग, बिजली पानी और सड़क कह रहे हैं 17% लोग, जबकि कोरोना को 15% लोग कह रहे हैं कि मुद्दा है. सरकारी भ्रष्टाचार पर रोक, ये 11% लोगों का कहना है कि यह भी मुद्दा है, जबकि 22% ऐसे लोग हैं जो अन्य मुद्दों को कह रहे हैं कि ये प्रमुख मुद्दे रहेंगे. पश्चिम बंगाल चुनाव का सबसे प्रमुख मुद्दा क्या, उस पर लोगों की राय आपके सामने है. बेरोजगारी को 35% लोग कह रहे हैं कि सबसे प्रमुख मुद्दा रहेगा. ये एक सबसे बड़े मुद्दे के तौर पर इस सर्वे में नजर आ रहा है. तो पश्चिम बंगाल चुनाव का सबसे प्रमुख मुद्दा क्या, ये जो सवाल हमने पूछा उसके जवाब में आप देख सकते हैं क्या क्या चीजें सामने आई हैं. सबसे ऊपर है बेरोजगारी. 35% लोगों की राय है कि हां ये प्रमुख मुद्दा है. बिजली पानी सड़क को 17% लोग कह रहे हैं प्रमुख मुद्दा. हमने सवाल यह भी पूछा कि क्या दिनेश त्रिवेदी के इस्तीफे से टीएमसी को नुकसान होगा. हां कहने वाले लोगों की संख्या है 41%, 41%, जबकि 46% लोग नहीं में जवाब दे रहे हैं, जबकि कह नहीं सकते वाली स्थिति में 13% लोग हैं, 13% लोग हैं. मनोगिया, ये कुछ सवालों पर आपने देखा, क्या है वहां के लोगों की राय? देखिए, जब पूर्व रेल मंत्री की खुद की गाड़ी डीरेल होकर तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी चली जाए तो क्या ये सही है कि नहीं? खुद तृणमूल कांग्रेस से ही पूछ लेते हैं. कह रहे हैं जाने से फर्क नहीं पड़ रहा है. पार्टी ने भी यही कहा है. मैंने तो पहले ही कहा था, शुभेंदु अधिकारी, दिनेश त्रिवेदी पार्टी के सीनियर नेता है. हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है, हमने काम किया, सम्मानीय व्यक्ति है. उन दोनों को छोड़ के बाकी तो मैं बहुत बार मनोगिया जी आपको कह चुका कि पार्टी का कचरा साफ हो रहा है. इन दोनों को मैं कचरे की श्रेणी में नहीं रखूंगा क्योंकि बड़े नेता है, सम्मानीय नेता है. मैंने बहुत कुछ सीखा है इनसे. मगर इंस्टीट्यूशन इज बिगर देन द इंडिविजुअल. संस्था जो है किसी भी एक आदमी से ऊपर उठती है और इनके जाने से तृणमूल को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. इनको कितना फर्क पड़ेगा ये खुद ही आप देख लीजिए. लेकिन ये क्यों कहा जाता है कि जब तक यहाँ थे तब तक ठीक थे, कहीं और चले गए तो दाग धुल रहे हैं? यहाँ भी दागी थे कि नहीं थे? देखिए, तो शुद्धिकरण जो लोग कर रहे हैं उनसे पूछिए कि जो जितनी भी केंद्रीय जांच एजेंसी हैं उनकी जो जांच होती है, इनके मामले में अचानक जांच बंद क्यों हो जाती है? ऐसा क्यों होता है निखिल जी? जो आपके पास आते हैं उनके सारे दाग कपड़े सब साफ हो जाते हैं.
एक भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि विपक्ष ये प्रमाणित कर पाए कि जिनके खिलाफ जो अनुसंधान है उनको रोका गया है या अन्वेषण है उसकी धारा को मंद की गई है, कुंद की गई है। इसका मैं जोरदार खंडन करता हूं। यह प्रमाणित करके दिखाए। जहां तक आपने मुद्दे उठाए हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके मुद्दा में सबसे पहला बेरोजगारी है, लेकिन मेरा ये कहना है कि बेरोजगारी मुद्दा किससे जुड़ा हुआ है? ये भी भ्रष्टाचार, तोलेबाजी और जो लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो औद्योगिकरण जो नहीं हो पाया, उसी से जुड़ा हुआ है। स्टिंग ऑपरेशन में नेता दिखते हैं तो आप खुद ही अपने यूट्यूब और सब पर सवाल उठा देते थे, जब चले गए तो फिर यूट्यूब से भी हटा दिया। देखिए, मैं इस पर यूट्यूब से नहीं हटा, लेकिन सीबीआई हो, आईबी हो, विभिन्न एजेंसियां हैं, उसकी जांच कर रही हैं, वो अपने अंतिम परिणति तक पहुंचेगा। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने भी ऐसा कहा है। जो ये आपसे पूछना चाहेंगे, आपने कहा सुरक्षा से ज्यादा तो बेरोजगारी लोग बोल रहे हैं। सवाल, क्या हम भटक रहे हैं या सिर्फ ये सेक्टर वाइज ही सवाल है? सब सेक्टर वाइज सवाल है सबके। हर किसी को जो ये बात कर रहा है, सबका एक पॉलिटिकल कलर है, एक पॉलिटिकल एजेंडा है। बट मैं जब बोल रही हूँ, मैं आम जनता की तरफ से बोल रही हूँ जिसका कोई कलर नहीं है। हम सब देखते हैं, आदमी जब पावर में आता है वो क्या करता है? वो पावर में आके क्या वो करप्ट हो जा रहा है पावर में आके, या वो मेंटेन कर रहा है क्या वो जो बोल रहा है? इज बंगाल सेफ? दैट इज कंटिन्यूअसली व्हाट माय आइडिया, एंड सिर्फ मेरा नहीं, सबका आइडिया होता है फाइनली व्हेन दे गो टू वोट। जब छवि बनाते हैं तो आप बोलते हैं कि बंगाल बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, इतनी समस्याएं हैं। सिर्फ बीजेपी को समस्या दिखती है क्या कि बाकी को नहीं दिखती? जाकर के देखिए कि कितने युवा जो हैं वो भ्रष्टाचार की बलिवेदी पर उनका कैरियर स्वाहा हो गया है। जो पैरा टीचर्स हैं, जाकर के देखिए सड़कों पे धरना दे रहे हैं, बिना पैसा दिए हुए। यहाँ कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, औद्योगिकरण नहीं हुआ है, लोग मारे मारे फिर रहे हैं, जो माइग्रेंट लेबरर्स के रूप में पूरे देश में जाकर के काम कर रहे हैं, और उनको स्वास्थ्य साथी कार्ड उस वक्त पकड़ाया है जिसकी कोई पोर्टेबिलिटी नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमारे 130 से ज्यादा कार्यकर्ता। अच्छा, आपकी स्कीम न लागू हो बंगाल में तो गलत है, केंद्र की हो जाए तो बंगाल सही है? केंद्र की स्कीम इसलिए लागू होनी चाहिए क्योंकि पहली बात यह है कि उसमें पोर्टेबिलिटी है। पूरे भारत में हमारे विद्यार्थी पूरे देश में जाके। आपको किसने कहा कि स्वास्थ्य साथी में पोर्टेबिलिटी? स्वास्थ्य साथी में पोर्टेबिलिटी बहुत लिमिटेड है, वो नाम मात्र का है उसका। तो यहाँ वेस्ट बंगाल में भी ढंग से उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जो पैसा केंद्र सरकार देने के लिए तैयार है, तो हम केंद्र से पैसा क्यों न लें? जितना एडिशनल पैसा राज्य सरकार दे रही है उसमें जीवन बीमा दे दे, किसी और विकास के कार्य में उसे खर्च कर दे। और दूसरी बात, किसानों को पैसे देने से क्या? जो 18,000 रुपया जो किसानों का नुकसान हुआ है, हमारी सरकार बनने के बाद पहले कैबिनेट में उनको पैसे देने का। किसान की आवाज उठाते हैं दिल्ली में, बंगाल में कहते हैं 18,000 रुपए जो बाकी हैं वो केंद्र सरकार कह रही है सत्ता आएगी बंगाल में तब देंगे। तो किसान की आवाज दिल्ली में अलग, बंगाल में अलग, ऐसा क्यों है? दो बातें। पहले तो मैं सबकी जानकारी दुरुस्त कर दूं, शायद ये अपने ही मंत्री का बयान पढ़ ले। तोमर जी, क्योंकि वो फार्मर्स एजिटेशन में कई बयान दे रहे थे, ये छूट गया होगा। उन्होंने कहा था बंगाल से हम लोगों की लिस्ट आ गई है, हम लोग उस लिस्ट की जांच पड़ताल कर रहे हैं, और उन्होंने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से जो भी डेटा मांगा था, इन्फॉर्मेशन मांगा था, वो हम लोगों ने दे दिया है। तो हमारे कारण नहीं रुका हुआ, अब इनके कारण रुका हुआ जो ये नगाड़ा पीटते थे। नंबर 2, जो बहुत सबसे ज़्यादा जरूरी आपने सवाल उठाया कि दिल्ली और यहाँ पर, मैं एक चीज़ नहीं समझ में आता, ये बीजेपी जो है हर काम शर्तों पर क्यों करना चाहती है? अगर लोगों को कुछ देना है तो दे, इतनी शर्तें क्यों? तो जनता में शामिल हैं, आपको लगता है शर्त हर चीज पे रखी जाती है? खाली एक लाइन बोलना चाहूंगा, हर लाइन आप देखिए इनका ये कहते हैं अगर हम सरकार में आएंगे तो हम करेंगे, अगर हम सरकार में आएंगे तो करेंगे। अरे जब सरकार में हो, केंद्र सरकार में, वहां रहते रहते जो कर सकते उतना तो कर दो। इनकम टैक्स है, बाकी बहुत सारी जगह। बहुत बड़ी बात कही आपने, सेक्टर की ही बात। आपको बताते हैं कि इस चुनाव में कौन से सेक्टर और कौन सी बातें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होंगी। चलते हैं स्टूडियो में अखिलेश आनंद के पास। बिल्कुल मनोज जी, आपने दर्शकों को हम बताते हैं, कुछ और भी सवाल हमने पूछे थे। आखिर पश्चिम बंगाल का मूड क्या है, ये समझने का हमने प्रयास किया। कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा असरदार? ओवैसी फैक्टर को 20% लोग कह रहे हैं कि ये उनके लिए असरदार मुद्दा होगा। द्वारे सरकार प्रोग्राम को 35% लोगों का कहना है कि ये असरदार हो सकता है। टीएमसी के बागी 15% लोग कह रहे हैं कि ये असरदार होगा, यानी एक बड़ा रोल प्ले करेगा। अन्य 30% लोग कह रहे हैं, यानी 30% ऐसे मुद्दे होंगे जो ज्यादा असरदार साबित हो सकते हैं इस चुनाव में। इसके अलावा हमने ये भी पूछा कि बंगाल का चुनाव कौन जीत सकता है। बीजेपी के पक्ष में 43% लोग हैं, कांग्रेस के पक्ष में 11% लोग हैं, टीएमसी के पक्ष में 34% लोग हैं, लेफ्ट के पक्ष में 4% लोग हैं, अन्य कह रहे हैं 2%, किसी को बहुमत नहीं कहने वाले भी 2% है, और कह नहीं सकते वाली स्थिति में 4%। सबसे बड़ा फैक्टर निकलकर मनोगे आ रहा है द्वारे सरकार प्रोग्राम। देखिए, बंगाल का चुनाव कौन जीत सकता है, एकदम उल्टा पुल्टा आंकड़ा है।
43 और 34 बीजेपी वर्सेस टीएमसी। क्या कहेंगे, यहाँ तो बीजेपी को बढ़त मिल रही है, द्वारे सरकार की सफलता पर बड़े तालियां बज रही हैं। मैंने जैसे कि थोड़ी देर पहले भी कहा था कि हर सर्वे को, ये 1912 लोगों का मत है और उस सर्वे को भी चुटकी भर नमक की तरह लेना चाहिए। चुनाव अभी बहुत दूर है, जनता जनार्दन पर हमारा विश्वास है, वो हमें पूर्ण बहुमत से और भारी बहुमत से जीतकर वापस भेजेगी ताकि हम तीसरी बार भी उनकी सेवा कर सकें। लेकिन आप तो एकदम भरोसे पर हैं कि इस बार आएगी तो बीजेपी की सरकार आएगी। देखिए, पहली बात भारतीय जनता पार्टी की खासियत है कि इसका शीर्ष नेतृत्व से लेकर के कार्यकर्ता तक किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेते हैं। आपका जो सर्वेक्षण है यह इस बात को इंगित करता है कि हम लोग काफ़ी आगे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग बूथ स्तर पर अपने संगठन को मजबूत करके आगे बढ़ रहे हैं। और लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा कि जो फावड़े और हल राजदंड बनने को है, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, तो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। आपके सर्वेक्षण से स्पष्ट हो गया है। तो अब आपको बताएंगे, ले चलते हैं स्टूडियो की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कार्यकाल से और उनके काम से जनता कितना खुश है और क्या कहती है। बिल्कुल बिल्कुल मनोज्ञा, दर्शकों को हम बताते हैं, दरअसल हमने इस सर्वे के दौरान कई सवाल लोगों से पूछे हैं, उनकी राय हमने जानी और उसी कड़ी में जो अगला सवाल हमारा था, ममता सरकार के काम को आप कैसा मानते हैं। 48% यानी 48% लोग कह रहे हैं अच्छा, औसत कहने वाले 19% हैं, जबकि खराब कहने वाले 33% है, 33% लोग हैं, अच्छा कहने वाले 48%। इसके बाद हमने सवाल यह पूछा कि मुख्यमंत्री के रूप में ममता बनर्जी को आप कैसे आंकते हैं। अच्छा कहने वाले 51% लोग हैं, 51%, औसत कह रहे हैं 18% लोग और खराब कहने वाले 31% हैं। मनोज्ञा, अब इस पर भी आप वहां पर अपने मेहमानों से राय जानिए। अच्छा कहने वालों की संख्या आधे से ज्यादा है, यानी जितने लोगों से पूछा गया उनमें से अधिकतर लोग ये कह रहे हैं कि दोबारा भी बनेंगे मुख्यमंत्री और काम भी पसंद आया है। क्या कहेंगे विवेक जी, खुश है सर्वे देखकर? मैं इन दोनों को मौका देना चाहता हूं कहने का। मैंने तो जो कहा था वो सामने आ ही गया है। दीदी माँ की तरह सोचती है, माँ की तरह काम करती है। माँ गलत नहीं होती क्योंकि माँ हृदय से सोचती है, मगर पॉलिटिशियन लोग दिमाग से सोचते हैं, यही फर्क है। पश्चिम बंगाल को दीदी दिल से चलाती है। क्या ये बात सच है, दिल की सुनकर सत्ता चलती है? देखिए, पश्चिम बंगाल में जो सबसे अमूल्य चीज़ है वो पश्चिम बंगाल की संस्कृति है, जिसमें कभी हिंसा का कोई स्थान नहीं रहा। जिस तरह से समूची संस्कृति को रक्त रंजित कर दिया गया है और जिस तरह से यहाँ के लोग बेकार हुए घूम रहे हैं पूरे देश में, मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल की जनता इस सरकार से आजिज आ चुकी है। एक बात बता दूं, मैं 20 साल से रिपोर्टिंग कर रही हूं बंगाल में। रक्त रंजित चरित्र बंगाल की राजनीति का वाम मोर्चा के समय से है, ऐसा नहीं है कि अभी है। बीजेपी सिर्फ अभी क्यों जागी है? इसीलिए क्योंकि रक्त रंजित चरित्र भले ही वाम मोर्चा के समय से हो, लेकिन बंगाल का जो वास्तविक चरित्र है वो रक्त रंजित नहीं है। यह तो स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंदो की भूमि है। इसको रक्त रंजित इन पार्टियों ने बनाया है जिसको कि तृणमूल कांग्रेस को समर्थन दिया गया था ऐसी संस्कृति को परिवर्तित करने के लिए। लेकिन आप ये देख लीजिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो है हम लोग अभी 0.641 हमारा स्कोर है, 0.647। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 52 स्कोर आउट ऑफ 100 है। पूरे जो हमारा जो राष्ट्रीय जो पर कैपिटा इनकम है पर एनम 1,15,000, जो कि पूरे देश के औसत से 11,000 रुपया कम है। नीति आयोग का जो हेल्थ इंडेक्स है उसमें हम लोग 11वें स्थान पर हैं। और ये देखिए कि यहाँ जो है, लेकिन आपको ये बता दें, बंगाल जीडीपी में भारत की जीडीपी से कई गुना ज्यादा आगे है। वो आंकड़े क्यों भूल जाते हैं? देखिए, जीडीपी में बंगाल का कंट्रीब्यूशन इससे कई गुना ज़्यादा हुआ करता था। आप ये समझ लीजिए 2011 तक में 6% था, अभी तो 4% के करीब है। दूसरी बात कि यहाँ जो 4 लाख करोड़ का ऋण है वो करीब करीब इसके जीडीपी का 33 से 34% जो है तो वेस्ट बंगाल का जो अभी बजट आया है। तो यहाँ की खस्ता हाल जो अवस्था है उसको जनता देख रही है। जोई, आपसे पूछना चाहेंगे इसमें कितनी सच्चाई है? इन आंकड़ों से मतलब रखते हैं या हम खुद सुरक्षित हैं, ये ज्यादा जरूरी? इधर आप लोग सब बोल रहे हैं, ये नंबर बोल रहे हैं, वो नंबर बोल रहे हैं, मगर आम आदमी ये नंबर नहीं देखता है। आम आदमी देख रहा है हम लोग के पास नौकरी आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ममता बनर्जी का हर एक चीज लेके हम खुश नहीं है। नौकरी नहीं आ रहा है, नौकरी के लिए हम लोग को फिर भी कलकत्ता से बाहर जाना पड़ रहा है, बेंगलोर जाना पड़ रहा है, दिल्ली, गुड़गांव जाना पड़ रहा है। ऐसे हम लोग के पास एक अपॉर्चुनिटी आया था मगर वो अपॉर्चुनिटी नहीं लिया गया। इसलिए कीप इन बंगाल, डू एवरीथिंग, हर चीज कीजिए टू कीप इन बंगाल। अब आपको फिर ले चलेंगे स्टूडियो और आपको बताएंगे कि मुख्यमंत्री के लिए इस बार के लिए जनता की पहली पसंद, दूसरी पसंद या नापसंद कौन है।
बिल्कुल, हम जानते हैं, हमने पूछा है, लोगों से बात की है, पश्चिम बंगाल के लोगों से, उनकी क्या राय है वो दर्शकों को हम बताते हैं। मुख्यमंत्री के रूप में आपकी पहली पसंद कौन है, ये हमारा सवाल था और देखिए जवाब क्या मिला। ममता बनर्जी 54% लोग कह रहे हैं। मुकुल रॉय, उनके बारे में 8% लोगों ने सहमति जाहिर की। सुजॉन चक्रवर्ती 3% लोगों का कहना है। बाबुल सुप्रियो 1%, दिलीप घोष 24%, अधीर रंजन चौधरी 2%, सौरभ गांगुली 3%, शुभेंदु अधिकारी 2%। ममता बनर्जी के लिए 54% लोग कह रहे हैं पहली पसंद मुख्यमंत्री के तौर पर। तो मुख्यमंत्री के रूप में आपकी पहली पसंद कौन है, ये जब सवाल हमने पूछा तो उसके जवाब में 54% लोग मनोज्ञा ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी। बिल्कुल, 10 साल वो मुख्यमंत्री रही हैं, तो क्या इस बार भी उनकी वही बातें काम आएगी। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं रिया इमेज कंसल्टेंट है। मूढ़ी हमने दी है यहाँ सबको, असल में झाल मूढ़ी शाम के समय सब खाई जाती है, तो क्या हम ये माने कि ये झाल मूढ़ी ही बताएगी कि इस बार राजनीति में कितनी झाल है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का चेहरा फिर एक बार चमकेगा। मुझे लगता है हाँ, क्योंकि झाल मूढ़ी तो बचपन से खा रहे तो बहुत ही अच्छा लगता है उसका वो इफेक्ट। ऐसी क्या 3 बातें हैं एज एन इमेज कंसल्टेंट जो आपको लगता है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी में है जो बाकियों के लिए मुश्किल होगा हराना। पहली बात रिस्पेक्ट, जो वो इज्जत करती है चीज़ों की। दूसरी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो निभाती है वो। तीसरी मुझे लगती है उनकी इंटीग्रिटी और उनकी रिस्क फैक्टर। फैक्टर है, लेकिन बीजेपी तो इसे मानने को तैयार ही नहीं है। आप तो कहते हैं जय श्री राम पे नाराज हो जाती हैं, गुस्सा बहुत आता है। देखिए, जय श्री राम हमारे सांस्कृतिक अधिष्ठान का प्रतीक है। जय श्री राम एक सांस्कृतिक एक वचन है जिस पर किसी को नाराज होना मतलब बिल्कुल अस्वाभाविक बात है। मुझे ऐसा लगता है कि बंगाल की जनता ने फैसला कर लिया है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस एक व्यक्ति की पार्टी है और उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है हमारा पूरा संगठन है। देखिए, दिलीप घोष की जो लोकप्रियता आपने 24% दिखाई है, मुझे ऐसा लगता है ये उल्टा है, वो 50% से ज्यादा होगा उनका। और दीदी का उस सर्वे जो कह रहे हैं वही दिखा रहे हैं, इसमें आपकी मंशा थोड़ी दिखा रहे हैं। नहीं, मेरी मंशा नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन आपके जो विभिन्न दूसरे प्रश्न थे उसके उत्तर में जो जनता ने अपना जो मत दिया है वो इसके कॉन्सोनेंस में नहीं है कि वो 54% काम करे। क्यों? क्योंकि देखिए, हम लोग झाल मूढ़ी खा रहे हैं और ऐसा ही इसी उद्योग को बढ़ावा दिया है ममता बनर्जी ने, क्योंकि कहीं उद्योग धंधा तो है नहीं, सरकारी नौकरी तो है नहीं, तो झाल मूढ़ी उद्योग को बढ़ावा दिया है और इसी तरह जनता अपना जो है प्रत्युत्तर चुनाव के माध्यम से देगी। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी सिनेरियो है। बंगाल की जनता बहुत राष्ट्रभक्त है, ये बॉर्डर स्टेट है। जिस तरह से पोरस बॉर्डर, जिस तरह से जेएमबी और आईएस के जितने आतंकी हैं पूरे भारत में न पाया जाए, लेकिन बंगाल में कई बार उनके स्लीपर सेल्स पाए गए हैं। जनता इसको कदापि माफ नहीं करने जा रही है और सरकार को। असम में भी आपकी सरकार है, वहां भी तो घुसपैठ होती है। 5 साल में क्या 3 बातें आपने बदल दी वहां पर। देखिए, असम की जो सरकार है, जिस तरीके से उसने घुसपैठ पर काबू किया, आज यहाँ देखिए पशु तस्करी का मुद्दा है, आज यहाँ घुसपैठ का मुद्दा है और यहाँ देखिए घुसपैठियों में और शरणार्थियों में कोई अंतर नहीं कर रही है सरकार। अगर हम शरणार्थियों की बात करते हैं तो हम पर ब्लेम करती है। अरे, इस देश में जब जो हिंदू प्रताड़ित हुए दूसरे देशों से, अगर वो यहाँ आए, यहाँ की नागरिकता लें, तो आपको क्यों आपत्ति हो रही? ये आपत्ति क्यों होती है? धर्म के आधार पर ये सवाल करते हैं और आप कहते हैं कि हम धर्म नहीं उठाते, लेकिन धार्मिक बातें हो जाएं तो बड़ा नाराजगी हो जाती है। कानून इन्होंने पास किया 2 साल पहले, पूछिए ना, इनको खुद को आपत्ति, इसलिए तो 2 साल से रूल्स नहीं बना रहे। हमारी तो आपत्ति अपनी जगह है ही, मगर इनके खुद के अंदर विरोधाभास हो रखा है। राम हमारे आराध्य हैं, हमारे भगवान हैं। अब मैं यहाँ एक चीज कहना चाहूंगा, राम के नाम पे कभी न राजनीति होनी चाहिए, न होगी। दुर्गा के नाम पे ठीक है, किसी भी भगवान के, ये सब पूजने हैं या आदरणीय लोग हैं, इनके ऊपर राजनीति नहीं होती। हम लोग तो कम से कम नहीं करती। हाँ, बीजेपी चाहे तो धर्म की राजनीति और राजनीति में धर्म, ये दोनों काम वो चाहे तो कर सकती है। क्या ऐसा होता है कि इमेज ही बन जाती है, एक तस्वीर, छवि बन जाती है सबकी कि धर्म के नाम पर बीजेपी ने सवाल उठाया तो ये पक्का धर्म की ही आवाज उठा रहे हैं, बाकी नहीं उठा रहे हैं। लेकिन वहीं ममता बनर्जी की छवि तुष्टीकरण की हो जाती है बार बार। थोड़ा बहुत तो इफेक्ट है उसका, धर्म के नाम पे कुछ भी करो, और ये बहुत बड़ी हथियार भी है, तो थोड़ा बहुत इफेक्ट है। जनता में आप घूमती हैं, क्या देखती हैं? इमेज के लिए क्या क्या 3 चीजें ध्यान रखनी होती हैं जो बीजेपी के लिए इस समय? मैं पार्टी के लिए तो नहीं बोल सकती, पर जनता में, इंडिया में स्पेशली धर्म का तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, उस पर आँच नहीं आना चाहिए। तो ये कविता के जरिए बताइए, आप क्या कहना चाहेंगी इस समय वर्तमान की स्थिति को, क्या है इस समय, कैसे देख रही हैं और इन आंकड़ों को कैसे बताएंगी? एक गाना गाती हूँ बंगाल के लिए, और ये गाना वॉट एवर योर कलर में भी आप एसोसिएट
बहुत बड़ी बात कही है जोई ने, ये दिल से आती हैं बातें और ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये कई लोगों के लिए जीवान्वित करने वाली बातें हैं। ये भले ही आप कितने भी आंकड़े देख ले, लेकिन इस गान और इस गाने की जो मार्मिकता है और जो कह देने वाली बात है वो ये कि पूरे विश्व में आपने कई देश देखे होंगे, लेकिन जो मेरा देश है जो शस्य श्यामला और खूबसूरत है और पुष्प और धान से भरा हुआ है, हरियाली ही नहीं है लेकिन दिल से भी उतना ही उपजाऊ और खूबसूरत है। शब्दों में बयां किया गया है, कविगुरु रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है, लेकिन शब्दों में उनसे आगे महारत किसकी होगी। जोई ने भले ही ये गाना गाया हो, लेकिन ये भी बता दिया है कि राजनीति का माहौल कैसा है। ये आरोप क्यों लगता है विवेक जी कि जो भी बंगाल आता है वो बहिरागत होता है? क्या बंगला नहीं बोलना भारत में गलत है? आप दिल्ली जाते हैं तो क्या आपको बहिरागत कहा जाता है? सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि राजनीति करने के लिए टूरिस्ट गैंग जब बंगाल में आता है, बंगाल में उपद्रव मचाने के लिए, हिंसा मचाने के लिए, बंगाल की शांति और अस्मिता को डिस्टर्ब करने के लिए उनको बहिर्गत किया जाता है। जैसे ही हम लोग पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी को कहते हैं। भारत एक स्वतंत्र गणतंत्र है, मैं दिल्ली में जाने के लिए स्वतंत्र हूँ, दिल्ली से कोई भी आदमी यहाँ आने के लिए वो भी नीला पासपोर्ट रखते हैं, आप भी नीला पासपोर्ट रखते हैं, तो पाकिस्तानी क्यों कहा जाएगा? उनको पाकिस्तानी नहीं, मैंने कहा पाकिस्तान से जो लोग भारत में शांति भंग करने के लिए आते हैं उनको हम भारी या बहिर्गत कहते हैं। मैं दिल्ली जाता हूं तो मैं भारी नहीं, और दिल्ली से कोई यहां आता तो भारी नहीं है। आर्टिकल 14, 17, 19, 21 ये हमें पूरी आजादी देता है कि हम भारत में किसी भी कोने में जा सकते हैं, आ सकते हैं। और भारत तो राजनीति में ये सवाल क्यों? राजनीति में मैंने आपको क्लैरिफाई किया ना कि जो लोग यहाँ छोटा सा जवाब लेंगे निखिल जी आपसे, छोटा सा जवाब। देखिए, जो समस्या है वो ये है कि जो बाहर से जो हमारे दूसरे राज्यों से जो लोग आते हैं, जो बिहार से हैं, गुजरात से हैं, महाराष्ट्र से हैं, यूपी से हैं, उड़ीसा से हैं, उनको तो यहाँ बाहरी बना देती है यहाँ की सरकार। लेकिन जो बांग्लादेश से जो घुसपैठी आते हैं ये इनके बहुत प्रिय हैं। इनके खिलाफ अगर हम लोग कोई कानून बनाते हैं, कोई कदम उठाते हैं तो इनको बड़ा प्रिय लगता है। मुझे ऐसा लगता है घुसपैठ की समस्या पर यहाँ की सरकार को अपना रुख अभी तक स्पष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि कभी नहीं हुआ है। स्पष्ट कर देना चाहिए, लेकिन जनता भी स्पष्ट कर रही है। आपको बताएंगे कि बंगाल की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम से खुश है या नहीं। चलते हैं स्टूडियो अखिलेश आनंद के पास। शुक्रिया मनोगिया आपका। अपने दर्शकों को हम बताते हैं कि सर्वे में कुछ और सवाल जब हमने पूछे उसके नतीजे क्या हुए हैं, पश्चिम बंगाल का मूड क्या है, दरअसल ये हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को कैसे आंकते हैं? अच्छा कहना है 45% लोगों का, 45% लोगों का, औसत 16% लोग कह रहे हैं, जबकि खराब कहने वाले 39% हैं, 39% लोग हैं। लेकिन जो अच्छा कह रहे हैं वो 45% लोग हैं। मनोगिया, बिल्कुल पूछते हैं कि आखिरकार क्या कह रही है जनता और तृणमूल कांग्रेस। खुश हैं लोग तो 51 वर्सेस 45 जनता ने अपना जवाब दे दिया। मुझे और कुछ बोलना नहीं, दरकार नहीं है। ये क्या हो रहा है? क्या बंगाल में नेता की कमी हो गई है कि हर बार प्रधानमंत्री वर्सेस चीफ मिनिस्टर हो जाता है? इस पे इमेज वाली बात बताइए। इमेज वाली बात तो इधर आएगी नहीं। ये क्या बोलूँ, एक सही ओपोनेंट का बात है। लाइक अगर आपके पास ओपोनेंट सही है तो आप जज कर सकते हो, इधर तो नहीं। क्या ये बात सही है? ओपोनेंट ही नहीं है, देयर इज नो अल्टरनेटिव, टीना रूल चल रहा है बंगाल में। जी हाँ, ऐसा है। अब तो बीजेपी फिर क्यों पूरा दल बल लेकर यहाँ पर फल का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि है वो पूरे संसार में, पूरे आकाश में जो है एक आकाश की कुसुम की तरह है। प्रधानमंत्री मोदी को बंगाल की जनता ने हृदयस्थ कर रखा है। वो किसी आंकड़ों में परिलक्षित नहीं हो सकती है, उनसे इमोशनल कनेक्ट है उनका। और अगर आपके सर्वेक्षण में भी औसत को करीब करीब अच्छा ही माना जाता है, तो वैसे ही इनको डिस्टिंक्शन की तरफ ये बढ़ रहे हैं। वो आपके आंकड़े के हिसाब से है। 6 साल से आप सत्ता में है, डिस्टिंक्शन तो हासिल हो जाना चाहिए था। डिस्टिंक्शन तो आपके जो आपका सर्वेक्षण है उसके माध्यम से भी हो गया। लेकिन आप ये देख लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी इन किसी आंकड़ों के मोहताज नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी से लोगों का एक नेचुरल, एक इमोशनल कनेक्ट है। जिस तरह यहाँ की जनता उनको पूरी आशा भरी निगाहों से देखती है। और हमारे पास मुख्यमंत्री पद के योग्य उम्मीदवारों की कमी नहीं है। इतने सारे नेता हैं, सभी सुयोग्य हैं, जिनको जनता अपना आशीर्वाद देगी, जिनको हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड या जिनको विधायकों का समर्थन होगा वो बन जाएंगे। सारे सुयोग्य नेता हैं, इसलिए हम एक पद। लेकिन तृणमूल कांग्रेस में क्या ऐसी स्थिति है? क्या ऐसा लोकतंत्र है? कदापि नहीं। एबीपी न्यूज में हमारे साथ जुड़ गई है नीलांजना चक्रवर्ती, न्यूमरोलॉजिस्ट, ज्वेलरी डिजाइनर, और न जाने क्या क्या पद और कद हैं इनके पास। लेकिन इस बार राजनीति में 50% से ज्यादा लोग कह रहे हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दोबारा बनेंगी मुख्यमंत्री।
देखिए, मैं शुरू में ही एक बात कहना चाहूँगी, बहुत साफ तौर पे ये जो अभी जो राजनीति का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है, और क्योंकि मैं आ रही थी तो जाहिर बात है कि पूरे वातावरण में भी वो फैला हुआ है, जैम है, ये है, वो है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी सरकार या कोई भी पार्टी इधर वेज मेरे ख्याल से संपूर्ण रूप से काली नहीं है और संपूर्ण रूप से सफ़ेद भी नहीं है, एक बीचों बीच का रास्ता है। और हमारी यहाँ जो सरकार है, जो वर्तमान सरकार है, उन्होंने कुछ अच्छे अच्छे काम भी किए हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही खराब है, ये कहना बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं इसके साथ ये भी कहूँगी कि जो अभी जो परिस्थिति है, मैं एक आम नागरिक के नाते मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे जो चीज़ पसंद नहीं आ रही है वो ये है कि हम जो नागरिक हैं, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो हमारा जो दायित्व है वो हम अच्छी तरह से नहीं निभा रहे हैं। क्या कारण है? कारण ये है कि हम अपने नेताओं को चुनते हैं, हम ही हैं, सो वी आर एज गुड एज वी गेट। अगर हम सही नेतागण को नहीं चुनेंगे तो सही नेता आएंगे कहाँ से? छोटी सी बात बताती हूँ, जब कोई बंद होता है या जब कोई डामाडोल परिस्थिति होती है, सबसे पहले आपके लिए क्या बड़े मुद्दे होंगे इस बार? मैं वही कह रही हूँ, तो सबसे पहले क्या होता है कि वेंडर्स जो हैं वो टैक्सी का दाम टैक्सी में ज़्यादा फेयर ले लेंगे, सब्जियों के दाम बढ़ जाएंगे। तो शुरुआत कहाँ से है? शुरुआत तो हम आम आदमी से है। तो मैं कह रही हूँ, तो मेरे कुछ मुद्दे हैं, चाहे वो बीजेपी सरकार आए, चाहे वो कोalition हो, चाहे वो टीएमसी हो। मेरे लिए ये है कि पहली बात है कि दाम जो कीमतें हैं वो काफ़ी बढ़ी हुई हैं, जिन वजह से भी हुआ, हमारा टैक्स स्ट्रक्चर है जो भी है, मुझे मालूम नहीं है कि हमारे जो कीमतें हैं उनको घटनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि मिडिल क्लास, देखिए, एक बिलो पॉवर्टी लाइन को बहुत बेनिफिट मिल रहा है, किसानों को बहुत बेनिफिट्स मिल रहा है, लेकिन जो मिडिल क्लास है वो कहीं पे मारा जा रहा है। कौन मार खा रहा है और कौन मार रहा है, इसका जवाब तो जनता देगी इस बार के चुनाव में। धन्यवाद मेरे सारे पैनलिस्ट का, डॉक्टर नितिन, उनके साथ साथ नीलांजना चक्रवर्ती, रिया और विवेक गुप्ता, और साथ ही साथ जोई का। आप देख रहे हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री इस खास पेशकश में। झालमुड़ी के साथ हमने आपको बताया कि इस बार राजनीति में कितनी झाल है। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।